हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग नैतिक मूल्य को और प्रशासनिक मूल्य को समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारी ये वीडियो सीरीज है, ये जो वीडियो है वो हमारी तीसरी यूनिट के अंतर्गत आने वाली दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था और मानवीय मूल्यों को समझने का प्रयास किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम नैतिक मूल्यों को समझने का प्रयास करेंगे, प्रशासनिक मूल्यों को और मूल्यों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसमें अंतर को समझेंगे कि आखिर ये वास्तव में क्या अंतर होता है इनमें, नैतिक मूल्यों का किस तरीके से विकास किया जा सकता है, नैतिक मूल्य किस तरीके से भूमिका निभाते हैं एक प्रशासन की जिंदगी में, एक सामान्य जिंदगी में। चलिए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले नैतिक मूल्य से। नैतिक मूल्य क्या होता है? तो वे मूल्य जिनमें नैतिकता समाहित हो, वे मूल्य कैसे होंगे? नैतिक मूल्य कहलाएंगे। और जब नैतिकता किन्हीं मूल्यों में समावेश हो जाती है तो इससे व्यक्ति के चरित्र का और आचरण का, दोनों का निर्माण होता है। अर्थात ऐसे मूल्य जो व्यक्ति के आचरण एवं चरित्र का निर्माण करते हैं वह नैतिक मूल्य कहलाते हैं। और जो मूल्य व्यक्ति के चरित्र और आचरण का निर्माण कराएंगे वह व्यक्ति के साथ साथ समाज दोनों का ही उत्थान करेंगे। व्यक्ति का तो उत्थान करेंगे, साथ ही साथ किसका उत्थान करेंगे? समाज का भी उत्थान करेंगे। बात आती है कि नैतिक मूल्यों के अंतर्गत कौन कौन से मूल्य आते हैं। तो नैतिक मूल्यों के अंतर्गत सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता जैसे मूल्य समाहित होते हैं। और जो नैतिक मूल्य हैं यह लोक प्रशासन में भी मूल्य स्थान रखते हैं, क्योंकि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य लोक प्रशासन के आधारभूत मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। आइए हम बात करते हैं प्रशासनिक मूल्यों की कि प्रशासनिक मूल्य क्या होते हैं। तो ऐसे मूल्य प्रशासन में स्थापित वे परंपराएं और आदर्श जो उसकी निर्माण प्रक्रिया या कार्य व्यवहार को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? उसके निर्माण प्रक्रिया की, उसके जो परंपराएं और आदर्श होते हैं, जो उसकी निर्माण प्रक्रिया और जो उसके कार्य व्यवहार को क्या करते हैं? आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे मूल्य प्रशासनिक मूल्य कहलाते हैं। इन पर ध्यान रखना, व्यक्तिगत मूल्य और पर्यावरणीय मूल्य दोनों का ही बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय मूल्यों के अंतर्गत हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकारों के मूल्यों का अध्ययन करते हैं। तो इन दोनों का ही प्रशासनिक मूल्यों पर अति प्रभाव पड़ता है। यदि हम बात करें कि प्रशासनिक नैतिकता एवं प्रशासनिक सदाचार दोनों ही इसके लिए किसका काम करेंगे? ईंधन का काम करेंगे प्रशासनिक मूल्यों के लिए। कौन कौन से? प्रशासनिक नैतिकता और प्रशासनिक सदाचार, ये दोनों ही प्रशासनिक मूल्यों के लिए किसका काम करते हैं? तो ईंधन का काम करते हैं। इसे आगे बढ़ाने में, इसे निरंतर बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ? नैतिक मूल्य और प्रशासनिक मूल्य। बात करते हैं हम कि प्रशासनिक मूल्यों का आधारभूत तत्व है क्या क्या, कि प्रशासनिक मूल्यों में आखिर कौन कौन से आधारभूत तत्व होने चाहिए। तो यदि हम आधारभूत मूल्यों की बात करें, आधारभूत तत्वों की बात करें, तो इसमें पहला आता है बुद्धिमत्ता। क्या आता है? बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता से क्या होगा? बुद्धिमत्ता के द्वारा एक प्रशासक सही तरीके का निर्णय लेगा, और जब वह सही तरीके का तर्कों के आधार पर निर्णय लेता है तो प्रशासन में आने वाली जो भी दुविधा होती हैं उनका वह समाधान बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाता है। इसके बाद आता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता में क्या होता है? त्वरित निर्णय लेना, तुरंत कार्यवाही करना। जब कभी आप संवेदनशील होंगे, तुरंत कार्यवाही करेंगे, तुरंत निर्णय लेंगे, तो जो बड़े बड़े हादसे होते हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं? बहुत जल्दी ही निपट सकते हैं या उनको आप रोक सकते हैं। एक होता है ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। यदि आपके कार्यों में निष्पक्षता होती है, आप ईमानदार पूर्वक कार्य करते हैं, तो इससे क्या होगा? आपको सार्वजनिक लाभों को आप महत्व देंगे, और जब आप सार्वजनिक लाभों को महत्व देंगे व्यक्तिगत लाभों की अपेक्षा, तो इसमें क्या किसका समाहित होगा? इसमें ईमानदारी समाहित होगी। अर्थात क्या क्या होना चाहिए एक प्रशासक में? बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए और ईमानदारी होना चाहिए। साथ ही साथ सत्यशीलता का भी समावेशन होना चाहिए, अर्थात सत्य का अनुपालन करना। सत्यशीलता क्या कहलाता है? सत्य का अनुपालन करना। आप जो कहते हैं वही करते हैं, या जो नियम में लिखा है उसका यदि आप पालन करते हैं तो वह सत्यशीलता कहलाती है। तो एक प्रशासक के जो आधारभूत मूल्य होते हैं उसमें क्या किस किस का अध्ययन करना पड़ता है? बुद्धिमत्ता का, संवेदनशीलता का, ईमानदारी का और सत्यशीलता का। इन चार का आपको अध्ययन करना होता है। ये चार आपके अंदर समाहित होने होते हैं।
इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हैं जो एक लोक सेवक में और भी समाहित होना चाहिए, जैसे कि तार्किकता, सार्वजनिक धन का उचित उपयोग, उपयोगितावाद, इसके साथ ही जवाबदेही, सहिष्णुता, दया और करुणा, राष्ट्रभक्ति और ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा, इनका भी आपके अंदर समावेशन होना चाहिए। इनकी डिटेल्स हम जस्ट पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि तार्किकता का समावेशन कैसे होता है, तार्किकता क्या काम करती है, सार्वजनिक धन का उपयोग, उचित उपयोग कैसे होता है, उपयोगितावाद क्या होती है, जवाबदेही क्या होती है, सहिष्णुता, दया, करुणा यह क्या भूमिका निभाती है, राष्ट्रभक्ति क्या है और राष्ट्रभक्ति क्या भूमिका निभाती है, और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा क्या होती है। साथ ही साथ पारदर्शिता के गुण भी इसमें समाहित होना चाहिए। बात करते हैं हम प्रशासन में मूल्य व्यवस्था के निर्माणकारी तत्वों का, कि आखिर प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मूल्य व्यवस्था के निर्माण में सहायता करते हैं। तो एक होता है सामाजिक संरचना। कैसे? समाज में जब आप रहते हैं या लोक प्रशासक बनते हैं, सबसे पहले वह नागरिक होते हैं समाज के। जब वह समाज में रहते हैं तो समाज में रहकर उनके कुछ मूल्यों का निर्माण होता है, तो वह निर्माण भी इनके मूल्यों के निर्माण में बहुत सहायता करते हैं। जैसे कि एक ईमानदारी का मूल्य या भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का मूल्य, है ना, ईमानदार हो आप, पारदर्शी हो, ये मूल्य आप में समाज में रहकर ही आप सीखते हैं। चोरी ना करना, हिंसा ना करना, इस तरीके के जो मूल्य आपके अंदर समाहित होते हैं, यह सामाजिक संरचना के द्वारा ही निर्मित होते हैं, उनके द्वारा ही आप सीखते हैं और अपने अंदर समाहित करते हैं। दूसरा होता है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा आपको सही बोलना, सत्य बोलना, दूसरों को, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, सत्यशीलता का पालन करना, ईमानदारी जैसे गुणों का समावेशन करती है। यदि हम बात करते हैं प्रशिक्षण की व्याख्या व्यवस्था, प्रशिक्षण के द्वारा जो लोक सेवक होते हैं, जब वह सिलेक्ट हो जाते हैं, प्रशासन में पहुंचते हैं, तो समय समय पर उनका प्रशिक्षण कराया जाता है। जब उनका प्रशिक्षण कराया जाता है तो प्रशिक्षण के दौरान उनमें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे मूल्यों को आत्मसात करना सिखाया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से नियमों का पालन करना है, किस तरीके से निर्णय लेना है, किस तरीके से तथ्यों का समावेशन करना है। तो ये जो मूल्य हैं प्रशिक्षण के द्वारा भी आप में समाहित कराए जाते हैं। इसके बाद राजनीतिक पर्यावरण। जब कभी आप कार्य करते हैं तो आपका संबंध राजनीति से भी होता है, और जो राजनीतिक पर्यावरण जन्म लेता है उसमें भी बहुत सारे मूल्य ऐसे होते हैं जो आप सीखते हैं या प्रशासन की जो मूल्य व्यवस्था होती है उसमें समाहित होते हैं। मीडिया का प्रभाव। मीडिया के प्रभाव से आप पर दबाव बनता है, और दबाव के परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे मूल्य होते हैं जो आप में समाहित हो जाते हैं, जैसे कि जवाबदेही का मूल्य, पारदर्शिता का मूल्य, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसके प्रति आपको जवाबदेही होना पड़ता है। यदि आप जवाबदेही नहीं होते, उसकी स्पष्ट तरीके से व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो मीडिया आप पे दावा करती है, मीडिया आपसे प्रश्न करती है, प्रश्न के आधार पर आप पर दबाव बनाती है कि आपने जो डिसीजन लिया है, जो कार्य व्यवहार किया है, उसकी आप सही तरीके से व्याख्या कर पाएं। दूसरा क्या होता है? पारदर्शिता। आपने जो निर्णय लिया है, आप जो कार्य कर रहे हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, या उसमें ईमानदारी है कि नहीं, या उसमें सत्यनिष्ठा का समावेशन है कि नहीं, या उसमें कहीं भ्रष्टाचार का कोई अंश तो नहीं है। तो ये सभी दबाव बनाकर मीडिया क्या करती है? इन मूल्यों का आपके अंदर विकास करवाती है, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मूल्यों का। बात करते हैं तकनीकी के द्वारा भी बहुत सारे मूल्य आपके अंदर जन्म ले लेते हैं, जैसे कि नागरिकों से सीधा संवाद करना, तीव्रता से सूचना की पहुंच बनाना। इससे आपकी जो कार्य अवधि होती है, जो कार्य करने का तरीका होता है, उसमें स्फूर्ति आ जाती है। तो ये जो तरीके होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रशासन में मूल्य व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही साथ जब प्रशासक जनता के साथ संबंध बनाता है, तो संबंध के साथ भी बहुत सारे जो मूल्य हैं उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, जैसे कि ईमानदारी करना या लोक कल्याणकारी काम करना, दया, करुणा, संवेदनशीलता। तो ये जो मूल्य होते हैं वो जनता से सीधे संबंध के द्वारा भी बनाए जाते हैं या इनका निर्माण होता है। आइए हम बात करते हैं मूल्य की, कि वास्तव में मूल्य क्या होता है। हमने अभी प्रशासनिक मूल्य को समझा, हमने अभी नैतिक मूल्य को समझा। अब हम समझते हैं कि वास्तव में मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज होती क्या हैं। तो वैल्यूज व्यक्ति के वे गहरे तथा स्थायी विश्वास होते हैं जो उसे यह बताते हैं कि क्या कौन सा कार्य करना उचित है और कौन सा कार्य करना अनुचित। अर्थात आपको उचित और अनुचित के मध्य जो भेद कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल्य कहलाते हैं।
जो मूल्य हैं वह साधन और साध्य दोनों का कार्य करते हैं, अर्थात वह जीवन का उद्देश्य और उसे प्राप्त करने का साधन बताते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि यदि साधन उचित होते हैं तो साध्य भी उचित हो जाता है। साधन और साध्य की अवधारणा यदि आपको समझ में नहीं आती तो मैं स्पष्ट तौर पर आपको समझा देता हूं। साधन कहलाते हैं वो तत्व या वो साधन जिनके द्वारा आप अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, और जो उद्देश्य होता है वो कहलाता है साध्य। गांधी जी ने कहा था यदि आप अनैतिक तरीके से साध्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो जो साध्य होगा वो भी कहीं ना कहीं अनैतिक हो जाएगा। इसीलिए आपके जो आचरण हैं वो कैसे होने चाहिए, नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। जो साधन हैं वो नैतिकता युक्त मूल्यों से परिपूर्ण होना चाहिए। यदि आप में मूल्य नैतिक हैं और नैतिक मूल्यों के आधार पर आप साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो साध्य भी आपका कैसा होगा, नैतिक होगा और उचित होगा। इसके आधार पर वस्तु, व्यक्ति, भावना, विचार, क्रिया, गुण, साधन, इन सभी का आप क्या कर पाते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं कि कौन सी चीज, कौन सी क्रिया सही है, कौन से गुण सही हैं, कौन से विचार अच्छे हैं, कौन से विचार अच्छे नहीं हैं। अर्थात उचित और अनुचित के मध्य आप जिस के आधार पर, जिसके माध्यम से विभेद करते हैं वह क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है। जो नैतिक मूल्य होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा मानवीय होते हैं। अर्थात नैतिकता का समावेशन किसके अंतर्गत होता है, मानव के अंदर होता है, इसलिए इन्हें हमेशा मानवीय माना जाता है। बात करते हैं मूल्यों का वर्गीकरण। तो मूल्य कोई एक प्रकार के नहीं होते। मूल्य तो क्या करते हैं, आपको उचित और अनुचित के मध्य भेद कराते हैं, लेकिन मूल्यों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि एक होता है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य का मतलब क्या होता है कि समाज की निर्माण प्रक्रिया या समाज को आगे बढ़ने के लिए जो मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या समाज में संबंध बनाने के लिए, समाज को प्रगाढ़ करने के लिए जो मूल्य आधारभूत मूल्य का रूप धारण करते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें कहते हैं सामाजिक मूल्य। जैसे बलिदान, तप, सहयोग और सेवा, इन सभी का मूल्य सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। आप समाज में रहेंगे तो कई जगह ऐसी समस्या आएगी जहां पर आपको बलिदान देना पड़ेगा। एक चीज को प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज को आपको खोना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। तप का मूल्य, यदि आप कठोर परिश्रम नहीं करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सहयोग, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, यदि आप समाज में रहते हैं तो आपके अंदर सहयोग का मूल्य रहना चाहिए, लोगों की मदद करने का मूल्य आपके अंदर रहना चाहिए। सेवा का मूल्य भी एक सामाजिक मूल्य ही है, क्योंकि जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे के समर्थन की भावना अपने अंदर जन्म नहीं ले सकते हैं, आप दूसरे का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक होता है आधारभूत मूल्य, मतलब ऐसे मूल्य जो जीवन की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक होते हैं वह कहलाते हैं आधारभूत मूल्य। एक होते हैं सांस्कृतिक मूल्य, जो आपकी संस्कृति का निरूपण करते हैं, संस्कृति का निर्धारण करते हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहायता देते हैं। ऐसे मूल्य सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। इनमें रीति रिवाज, धर्म और मान्यताएं समाहित होती हैं। बात करें हम विशिष्ट मूल्य की, तो विशिष्ट मूल्य क्या होते हैं, ऐसे मूल्य जो विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, वह मूल्य विशिष्ट मूल्य कहलाते हैं। जैसे स्वतंत्रता के समय आप क्या है, मानव अधिकार का मूल्य क्या लाते हैं, उपयोग में लाते हैं। अर्थात जब स्वतंत्रता की बात होगी उसी वक्त आप मानव अधिकारों के मूल्यों को लेके आएंगे। तो यह मूल्य क्या है, एक विशिष्ट परिस्थिति में ही लागू हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है विशिष्ट मूल्य। लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतंत्र को प्रगाढ़ करने के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को सकारात्मक रूप देने के लिए जो मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं। जैसे कि एक प्रशासक से कहा जाता है कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके आदेशों का आपको पालन करना है, क्योंकि जब तक आप उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, आप उनके आदेशों का उल्लंघन करेंगे, तब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो लोग जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर पहुंचाए गए हैं, अर्थात उन्होंने जो बात कही है वह बात अप्रत्यक्ष रूप से किसने कही हुई होती है, जनता की कही हुई होती है। और यदि आप उन राजनेताओं की बातों का उल्लंघन करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आपने जनता की बातों का, जनता की मतों का भी उल्लंघन किया है। और यदि आप जनता की बातों का उल्लंघन करते हैं तो आप लोकतंत्र का भी उल्लंघन करते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्य में वे मूल्य आते हैं जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं और उसको आगे बढ़ने में सहायता देते हैं। प्रजा मूल्य,
प्रजा की भलाई के लिए जो मूल्य आवश्यक होते हैं उन्हें प्रजा मूल्य कहा जाता है। जैसे इसके तहत देश की विविधता का सम्मान करना, वस्तुनिष्ठता के आधार पर निर्णय करना, क्योंकि जब तक आप देश की विविधता का सम्मान नहीं करेंगे तो आप यहां पर लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आप यदि वस्तुनिष्ठता के साथ न्याय नहीं करेंगे, निर्णय नहीं लेंगे, तो आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक हित व उपयोगितावाद को बढ़ावा देना, अर्थात जो सार्वजनिक धन है उसका उपयोग सार्वजनिक लोगों में अधिक करना व्यक्तिगत लोगों की अपेक्षा। एक होता है व्यावसायिक मूल्य। व्यावसायिक मूल्य अर्थात आपके जो व्यवसाय के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसाय के अंतर्गत कुछ मूल्य, कुछ आचरण, कुछ संकल्पनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, उन्हें ही व्यावसायिक मूल्य कहा जाता है। जैसे कि इसमें तटस्थता, ईमानदारी, संगठन के लिए अधिकतम उत्पादन जैसे मूल्यों को शामिल किया जाता है। बात करते हैं नैतिक मूल्यों की। तो नैतिक मूल्य हमने अभी बताए थे कि ऐसे मूल्य जो सत्य, साहस, करुणा, दया, ईमानदारी, सहानुभूति, सत्यशीलता आदि मूल्य जिनके पालन की अपेक्षा एक लोग से की जाती है, लोगों से की जाती है, वह क्या कहलाते हैं? नैतिक मूल्य कहलाते हैं। जो उसके आचरण, जो उसके सदाचार का निर्माण करते हैं, वह मूल्य क्या कहलाते हैं? नैतिक मूल्य कहलाते हैं। समझ में आया मूल्यों का वर्गीकरण कि मूल्यों में सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, विशिष्ट मूल्य क्या होते हैं, प्रजा मूल्य क्या होते हैं, राजनीतिक मूल्य क्या होते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, व्यावसायिक मूल्य क्या होते हैं और नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो ये क्या होता है? मूल्यों का वर्गीकरण होता है। मूल्य की परिभाषा तो एक है, लेकिन इसके प्रकार बहुत सारे हैं। आइए हम बात करते हैं कि लोक सेवा में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता वास्तव में है क्यों? आखिर क्यों लोक सेवा में नैतिक मूल्यों को अपनाया जाता है? तो पहले मैं आपको सार रूप में बता देता हूं, फिर जो लिखा हुआ है उसको बताऊंगा। तो आपको पता है कि जो प्रशासक होता है वह जनता के बीच में रहकर कार्य करता है, और यदि वह जनता के बीच में रहकर कार्य करता है तो उसमें नैतिक मूल्यों का समावेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक उसमें नैतिक मूल्यों का समावेशन नहीं होगा, वह लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, ईमानदारी पूर्वक निर्णय नहीं ले पाएगा, और जब वह इस तरीके के निर्णय नहीं ले पाएगा तो देश के सामने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन सी समस्या? जैसे कि बेरोजगारी होती है, गरीबी होती है, भुखमरी होती है, कुपोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपके देश के सामने आती हैं। और यदि इनका समस्याओं का निराकरण करना है तो एक लोक सेवक को ईमानदार होना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि जो योजनाएं बनाई जाएं वो अच्छी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, माना हमने कि जो राजनीतिक तौर पर जो योजनाएं हैं उनका निर्माण ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। क्या सिर्फ योजनाओं को ईमानदार पूर्वक बनाने पर आपके समाज का कल्याण हो जाएगा? तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि योजना बनाना ही एकमात्र कार्य नहीं है, योजनाओं को सही स्तर पर लागू करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजीव गांधी की एक युक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, भ्रष्टाचार वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। राजीव गांधी जी कहते हैं कि किसी योजना के लिए यदि मैं 1 रुपये खर्च करता हूं तो जो व्यक्ति होता है जिसके लिए वह 1 रुपये खर्च किया गया है उस तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 पैसे ही बचते हैं। अर्थात 90 पैसे भ्रष्टाचार के कारण बीच वाली प्रोसेस में ही खर्च हो जाते हैं। अर्थात यदि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता है तो समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो सरदार पटेल हैं वह लोक सेवाओं को क्या कहते हैं? स्टील फ्रेम कहते हैं। वह कहते हैं स्टील फ्रेम की तरह कार्य करता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि राष्ट्र के त्वरित विकास हेतु लोक सेवा तंत्र का नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निभाएं या उनका पालन करें। यदि कोई लोक सेवक निष्ठापूर्वक कार्य नहीं करता है, जिम्मेदारी के साथ ईमानदार पूर्वक कार्य नहीं करता है, तो देश का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, राष्ट्र का त्वरित विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देश के सामने बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक अपराधीकरण और कुपोषण। ये इतनी सारी समस्याएं हैं कि इन समस्याओं का निराकरण बहुत जरूरी है। और इन समस्याओं का निराकरण कब तक नहीं हो सकता? इनकी निपटने के लिए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित हो पाएगी। जब तक हम इनसे निपटेंगे नहीं तब तक राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। अर्थात इससे निपटने के लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति अच्छी हो यही जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो प्रशासक है उसे निष्ठावान होना चाहिए। अर्थात प्रशासक के अंदर भी बहुत सारे मूल्यों का समावेशन होना चाहिए, जैसे कि निष्ठावान, कर्तव्यपरायण, जिम्मेदारी, नैतिक संरचना का मूल्य होना। ये जो बहुत सारे मूल्य हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। जब तक इनका समावेशन एक लोक सेवक के अंतर्गत नहीं होगा,
कार्य की प्रगति अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, राष्ट्र का विकास त्वरित रूप से नहीं हो पाएगा। लोक सेवकों में संवेदनशीलता, देश के प्रति सेवा की भावना, अशक्त वर्गों के प्रति करुणा, सत्यनिष्ठा होना अति आवश्यक है। अतः उन्हें गहराई से समावेशित करके ही देश की प्रगति व सुशासन की संकल्पना दोनों को साकार रूप दिया जा सकता है। जब तक कि इन गुणों का समावेशन लोक सेवक के अंतर्गत नहीं होगा, हम अपने देश का विकास सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश के विकास का जो मूल आधार होता है वो लोक सेवक ही होता है। वर्तमान में लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या बहुत व्यापक होता जा रहा है। लोक सेवकों की भूमिका भी बहुत व्यापक होती जा रही है, उसमें बहुत जटिलता आती जा रही है। नीति निर्माण की प्रक्रिया, संचालन, क्रियान्वयन और विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में प्रशासक स्थायी रूप से भाग लेने लगे हैं, इसलिए उनका नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना क्या है, अति आवश्यक है। तो इस सार के अंतर्गत, इस बातों के अंतर्गत एक ही सार निकल के आता है कि यदि आपको देश का विकास करना है तो सिर्फ योजनाओं का नाम बदलना, योजनाओं का बनना ही जरूरी नहीं है, उन्हें क्रियान्वयन करना भी जरूरी है। और यदि क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति के अंदर यदि नैतिक मूल्य समाहित नहीं होते हैं तो वह भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है, वह देश की उन्नति में अवरोध का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और यदि हमें इन सबसे निजात पाना है तो हमें लोक सेवक के अंतर्गत नैतिक मूल्यों का समावेशन करना बहुत जरूरी होगा। बात करते हैं प्रशासनिक नैतिकता की आवश्यकता क्यों है। आखिर प्रशासन में नैतिकता की आवश्यकता है क्यों? तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक प्रशासक के पास क्या होते हैं, विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, वो विवेक के अनुसार निर्णय ले सकता है। और यदि विवेकाधीन शक्तियां हो जाती हैं तो वह अपनी शक्तियों का क्या करने लगता है, दुरुपयोग करने लगता है। और जब शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है तो वह योजनाओं का जो लाभ है वो सामाजिक हित में ना लेकर वह स्वयं के हित में लेने लगता है। जो सार्वजनिक धन है उसका उचित उपयोग ना कर उसका उपयोग अपने फायदे के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, भाई भतीजावाद को बढ़ाने के लिए, लाल फीताशाही को बढ़ाने के लिए करने लगता है। अर्थात शक्ति के दुरुपयोग को कम करने के लिए, कर्तव्य परायणता में वृद्धि करने के लिए, अर्थात वह कर्तव्य परायण हो, उसे जो कर्तव्य सौंपे गए हों उसके अनुसार वह कार्य करे, इसके लिए भी नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आदर्श प्रशासन की प्राप्ति, प्रशासन में नागरिकों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक लोक सेवक ईमानदार नहीं होगा, सत्यनिष्ठा नहीं होगा, कर्तव्य परायण नहीं होगा, पारदर्शी नहीं होगा, तब तक जो जनता है उसका विश्वास प्रशासन में नहीं बढ़ेगा, वह कम विश्वास रखेगी। और यदि विश्वास नहीं रखेगी तो वह अपना समर्थन प्रशासक को प्रदान नहीं करेगी। प्रशासन को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए, संवेदनशील के अंतर्गत क्या होता है, त्वरित निर्णय। यदि नैतिक मूल्य का समावेशन नहीं होगा तो वह त्वरित निर्णय नहीं ले पाएगा, और त्वरित निर्णय नहीं लेगा तो बहुत सारी जटिल समस्याएं क्या हैं, आपके सामने आएंगी। जो समस्याएं हैं वो जटिल रूप धारण कर लेंगी। प्रशासन में निष्पक्षता की स्थापना के लिए, अर्थात नैतिकता के आधार पर ही प्रशासन में निष्पक्षता की स्थापना हो सकती है। और जब प्रशासन में निष्पक्षता आ जाएगी तो उसके आधार पर जो प्रशासन निर्णय लेगा, जो प्रशासक निर्णय लेगा वो ईमानदारी पूर्वक लेगा। इससे जनता की भलाई होगी और इस निर्णयों में न्याय का समावेशन होगा। आइए अब हम अध्ययन करते हैं प्रशासन में नैतिकता, सदाचार को स्थापित करने वाले तत्वों का, कि आखिर कौन कौन से तत्व हैं जो प्रशासन में सदाचार या नैतिकता की स्थापना करने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। तो इसमें होता है संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता। एक प्रशासक का गुण धर्म होता है कि उसे संविधान के मूल्यों के प्रति चलना होता है, उसे संविधान में जो भी शब्दशाह बातें लिखी हैं उसका पालन करना होता है। यदि वह संविधान के मूल्यों के प्रति निष्ठा रखता है, प्रतिबद्धता रखता है, तो यह प्रशासन में नैतिकता और सदाचार की स्थापना करने में सहायता देता है। साथ ही साथ देशभक्ति का गुण, देशभक्ति के गुण से मतलब क्या होता है, मूल्यों के प्रति आप प्रतिबद्धता रखें, अर्थात आपको जो मूल्य सौंपे गए हैं आप उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें, उसको लागू करने पर अपना सर्वस्व निछावर करें। देशभक्ति की भावना यदि किसी लोक सेवक में नहीं होती है, प्रशासक में नहीं होती है, तो वह सार्वजनिक हित या लोक कल्याण के हित में कार्य न कर स्वहित में कार्य करने लगता है। अर्थात देशभक्ति की ही वह भावना है जिसमें वह स्वहित को त्याग कर परहित पर अधिक ध्यान देता है, परहित की भावना से कार्य करता है। आगे बात करें ईमानदारी की, तो ईमानदारी भी वह गुण है जिसके द्वारा प्रशासक के निर्णय में न्याय का समावेशन होता है। प्रशासक कोई भी कार्य जो उसे सौंपे जाते हैं उसे पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण करता है। इसके साथ ही कर्तव्य परायणता, कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना, कार्य के प्रति समर्पण की भावना के साथ यदि वह कार्य करता है तो प्रशासन में नैतिकता का समावेशन हो जाता है।
साथ ही साथ जवाबदेहिता। जवाबदेहिता में क्या होता है कि जब लोक सेवकों के लिए कोई कार्य सौंपे जाते हैं, वह विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसको उसके स्पष्टीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। वह कोई भी निर्णय लेता है तो उसे उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस स्थिति में मैंने जो निर्णय लिया है वह सही है और किन आधारों पर सही है। तो वह जवाबदेही उसे होना चाहिए। कोई भी कार्य वो करता है तो उसकी जवाबदेहिता उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि यह गुण होते हैं तो सदाचार की स्थापना होती है। साथ ही साथ निष्पक्षता की भावना, अर्थात कानून सम्मत व्यवहार सभी के लिए करना। निष्पक्षता, आप निष्पक्ष रहकर निर्णय लें। आप किसी पूर्व धारणा के आधार पर या गलत फहमियों के आधार पर निर्णय ना लें। आप तथ्यों के आधार पर निर्णय लें, गुण दोष के आधार पर निर्णय लें। यदि आप इस तरीके के निर्णय लेते हैं, आपके निर्णयों में निष्पक्षता की भावना होती है, आप कानून सम्मत व्यवहार करते हैं, तब भी प्रशासन में नैतिकता या सदाचार की स्थापना हो जाती है। साथ ही साथ राजनीतिक तटस्थता, किसी भी राजनीतिक पक्ष का आप समर्थन ना करें, ना ही किसी राजनीतिक पक्ष का आप विरोध करें। यदि आप तटस्थ रहकर अपने नियमों के अनुसार जो स्पष्ट तरीके से निष्पक्ष तौर पर तटस्थ रहकर आप जो निर्णय देते हैं या आप जो सलाह देते हैं, वह क्या कहलाती है? राजनीतिक तटस्थता कहलाती है। अर्थात राजनीतिक संरक्षण या प्रभाव से मुक्त रहते हुए ही आपको कार्य करना चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्तिगत व सार्वजनिक मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अर्थात व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं। कहीं पर व्यक्तिगत मूल्यों को वरीयता दी जाती है तो कहीं पर सार्वजनिक मूल्यों को। तो इनका सामंजस्य होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कहां पर किस चीज को अधिक वरीयता देनी है। साथ ही साथ समय पर कार्य का संपादित करना, यह बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक लोक प्रशासक होते हैं। आपको योजनाएं प्रदान की जाती हैं लागू करवाने के लिए। आपको एक समय अवधि के अंदर उन्हें पूर्ण करना होता है, क्योंकि कोई कार्य जब सही समय पर नहीं होता है तो उसका कोई महत्व नहीं बचता है। इसलिए लोक सेवक के अंदर समय पर कार्य करने की क्षमता और संपादित करने की क्षमता निहित होना चाहिए। साथ ही साथ इनके अतिरिक्त प्रशासन में सदाचार स्थापित करने के लिए और भी तत्व हैं जो प्रमुखता की भूमिका निभाते हैं, जिनमें सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता जैसे गुण समाहित होते हैं। तो इन गुणों के आधार पर ही क्या हो सकता है? प्रशासन में सदाचार या नैतिकता की स्थापना हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो प्रशासन में सदाचार स्थापित करने वाले मूल्य होते हैं, आधारभूत तत्व होते हैं, जिसमें सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व या पारदर्शिता आती है, इन्हें हम एक एक कर पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि सत्यनिष्ठा किस तरीके से भूमिका निभाती है, सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या है, सत्यनिष्ठा की परिभाषा क्या है, सत्यनिष्ठा का लोक प्रशासन में या सामान्य जीवन में क्या महत्व है, सत्यनिष्ठा किस तरीके से निर्मित की जाती है और किस तरीके से भूमिका अदा करती है। उसी तरीके से हम उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का अध्ययन करेंगे। उत्तरदायित्व को समझेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, पारदर्शिता का अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, और फिर इसके महत्व का और इसका निर्माण कैसे होता है, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।